नमस्कार साथियों, स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी ये जो क्लास रहेगी वो एंशिएंट हिस्ट्री में विदेशी आक्रमणकारियों से संदर्भित रहेगी। आपको पता है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हुआ ऐसा कि 6th सेंचुरी बीसी में ईरान में यानी फारस में एक साम्राज्य की स्थापना होती है, हखमनी साम्राज्य, और उसका स्थापनाकर्ता होता है साइरस द्वितीय, जो शासन करता है 558 से 529 बीसी तक। तो ये एक महत्वाकांक्षी शासक होता है और इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भारत की तरफ कदम बढ़ाए और नॉर्थ वेस्ट से इसने भारत पे आक्रमण किया। तो इससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे प्रथम आक्रमणकर्ता कौन था, मतलब भारत पे। तो यही साइरस द्वितीय सबसे प्रथम आक्रमणकर्ता रहा है भारत पे, लेकिन ये असफल हुआ। अब ये चर्चा हम आगे करेंगे कि कौन सफल हुआ। तो हुआ ऐसा कि आपको जब देखेंगे भारत की अवस्थिति मैप में, तो अब चूँकि नॉर्थ वेस्ट का ही क्षेत्र मिलता है विदेशियों का आक्रमण करने के लिए, ये चीज़ें आप यहाँ भी देखेंगे और आगे भी आने वाले जो भी विदेशी आक्रमण देखते हैं तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट से ही भारत पे आक्रमण होते रहे हैं। तो इसका कारण यही रहा है कि आप भारत की जो अवस्थिति देखेंगे मैप में, तो ऊपर हिमालय है, तो वहाँ से अनादुरू है, नीचे आप देखेंगे तो एक तरफ अरबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ समुद्री मार्ग है। और उस समय जो है और सामुद्रिक मार्गों को क्रॉस करने का उतना बढ़िया टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो यही होता है कि ये जो है क्षेत्र सबसे ज़्यादा इनके लिए यही सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट से ही अधिकतर आक्रमण होते रहे हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट से आया और सबसे पहले इसने आक्रमण किए, लेकिन ये असफल हो गया। उस समय आप हेमचंद्र राय चौधरी बताते हैं अपने इतिहास में कि उस समय 28 राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे नॉर्थ वेस्ट में, जो कि अराजक राज्य थे और उसमें कोई व्यवस्था उतनी अच्छी थी नहीं, छोटे छोटे राज्य थे, ये आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। तो फिर भी ये प्रतिरोध किया गया और उस समय साइरस द्वितीय असफल हो जाता है, वो किसी क्षेत्र को जीत नहीं पाता है। अब हुआ क्या कि दूसरा आता है शासक हखमनी साम्राज्य का, और ये आता है डेरियस प्रथम। ठीक है, ये डेरियस प्रथम, इसी को दारा प्रथम भी कहा जाता है, मतलब भारतीय साहित्य में दारा प्रथम ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये क्या करता है कि 516 बीसी में ये भारत के नॉर्थ वेस्ट से ही ये आक्रमण करता है और ये सफल होता है। ठीक है, इसने कंबोज, पश्चिम गंधार, सिंधु आदि क्षेत्रों को जीत लिया और ये अपने साम्राज्य का ये 20वां प्रांत बनाता है। ठीक है, इसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत होते हैं, कुल 23 प्रांत इसके साम्राज्य में होते हैं। तो इस 23 प्रांत में ये जो है 20वां प्रांत बनाता है। और हेरोडोटस अपने हिस्टोरिका में लिखता है, जो 5th सेंचुरी बीसी की रचना है। तो हेरोडोटस भारत और फारस के संबंधों पे लिखता है और ये बताता है, उसी में ये चर्चा की गई है कि ये जो 20वां प्रांत बनाता है, तो 1/3 जो राजस्व इसके साम्राज्य के अंतर्गत आया करते हैं, तो वो 1/3 यहाँ से आता है और लगभग ये 360 मतलब 360 स्वर्ण धूलि के बराबर ये आय होती है। तो जो राजस्व मिला करते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा है इसकी। तो ये जो है काफ़ी इसके लिए आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो ये कौन बताता है? ये हेरोडोटस बताते हैं। तो अब देखिए, इससे संदर्भित आप देखिएगा तो जिंद अवेस्ता में और पर्सिपोलिस अभिलेख में नक्शे रुस्तम, ये जो है इससे संदर्भित रहा है। नक्शे रुस्तम और पर्सिपोलिस अभिलेख जो है वो रहा है मतलब साइरस द्वितीय से संदर्भित, और बेहिस्तून का जो अभिलेख रहा है वो रहा है आपको डेरियस प्रथम के से संदर्भित। तो इसमें जो है भारत और फारस के बीच में जो संबंध हैं उससे संदर्भित आपको यहाँ जानकारी मिलती है। जिंद अवस्था में भारत के लिए हिंद शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, और ये जो हिंद बना है वो सिंध से बना है। तो ये जो है भारत और फारस से के बीच में जो संबंध हुआ करते थे उससे संदर्भित जानकारी अभी हमें वहाँ के साहित्यों में मिलती है। तो यही क्या करता है कि अब यहाँ पे ये देखा आपने कि ये 20वां प्रांत बनाता है
अब देखिए इससे कुछ क्वेश्चंस और बना करते हैं कि यही ईरानियन जो आक्रमण हुआ, इन ईरानी और भारत के सांस्कृतिक संबंधों के द्वारा यहाँ पे मतलब सांस्कृतिक संबंध भी विकसित हुए। और वहाँ पे जैसे जो लिपियाँ चलती थी, तो भारतीय मतलब अरमाइक और ईरानी लिपि से क्या होता है कि एक नई लिपि का यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में प्रयोग प्रारंभ होता है, खरोष्टी लिपि का। ये खरोष्टी लिपि जो है ये आप देखेंगे कि मौर्य काल में अशोक के अभिलेख में नॉर्थ वेस्ट में जो अभिलेख मिले हैं वहाँ खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये उसी का प्रभाव है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि खरोष्टी लिपि जो है वो ईरानियन इन्वेजन के द्वारा मतलब इसकी उत्पत्ति होती है नॉर्थ वेस्ट में। अब चलिए इससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में ही ईरानी मतलब ईरान में दो मुद्राएं चला करती थी मुख्यतः। एक स्वर्ण मुद्रा थी जिसे डोरिक बोलते थे, और एक रजत मुद्रा थी जिसे सिगलोई बोलते थे। तो डोरिक जो है स्वर्ण मुद्रा थी, सिगलोई रजत मुद्रा थी। तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्रों में ये मुद्रा भी चलने लगी है। सबसे ज़्यादा प्रचलित यही सिगलोई ही मुद्रा थी। अब देखिए, अब इसके जो सांस्कृतिक प्रभाव आप देखेंगे तो वो तो खैर पड़े ही, लेकिन कुछ इसके आर्ट एंड कल्चर पे प्रभाव पड़े। जैसे आप अशोक के जो आप घंटाकार शीर्ष जो मतलब स्तंभ देखते हैं, तो घंटाकार शीर्ष मतलब स्तंभ जो है वो ईरानियन प्रभाव ही है। हखमनी साम्राज्य में उस समय जो स्तंभ बनाए जाते थे उस पर घंटाकार आकृति बनाई जाती थी, वो प्रभाव आपको मौर्य साम्राज्य में जो स्तंभ बने हैं उसमें दिखाई देगी। अब देखिए इसी का जो उत्तराधिकारी हुआ उज्जरियस या क्षयास हुआ, और इसने क्या किया कि भारतीयों को सेना में शामिल किया। जरियस या क्षयास हुआ, और ये भी क्वेश्चन से एक बार बना था कि इसने भारतीयों को क्या किया कि सेना में शामिल किया। चलिए अब नेक्स्ट जो मुख्य आता है जिसको हम सिकंदर के आक्रमण को पढ़ते हैं, वो यूनानी आक्रमण करता है। अब यूनान में क्या हुआ कि मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय हुआ करता था। फिलिप द्वितीय का ही पुत्र हुआ सिकंदर। तो फिलिप द्वितीय जो है उसका कालक्रम ज़्यादा दिन नहीं रहा। 359 बीसी में वो शासक बनता है और 329 बीसी में उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, तो अब ये हत्या हो जाती है और इसका जन्म हुआ है 356 बीसी में सिकंदर का। तो ये क्या होता है कि बहुत छोटे ही जब छोटा ही होता है तो उस समय ये शासक इसको बनाया जाता है। लगभग 20 साल की उम्र में ये शासक बनता है मकदूनिया का, और मकदूनिया का शासक बनता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक है, और इसके गुरु हुआ करते थे अरस्तु। तो अरस्तु से इसने आशीर्वाद लेके, और चूँकि ये विश्व विजयी बनने की कामना ये छोटे से ही मतलब बचपन से ही पाले हुए था, तो इसी विश्व विजय के क्रम में ये निकलता है अपने मतलब आक्रमण को लेके, और ये सबसे पहले हखमनी साम्राज्य को ये जीतता है वहाँ से, और वहाँ से उसके बाद भारत की तरफ ये बढ़ता है। तो हखमनी साम्राज्य का इसने विनाश किया और वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित की। उसके बाद में ये भारत की तरफ बढ़ता है अपने विश्व विजय के क्रम में, और भारत में ये भी आता है कहाँ, तो नॉर्थ वेस्ट से ही ये भारत में प्रवेश करता है। और नॉर्थ वेस्ट में जब आता है तो ये 326 बीसी में भारत में आक्रमण करता है। ठीक है, 326 बीसी में करता है, 19 महीना रहता है यहाँ, 325 बीसी में फिर चला जाता है। लेकिन इसने सबसे पहले भारत पे जो आक्रमण किया तो उससे एक क्वेश्चंस बनता है कि सबसे पहला राज्य इसने कौन सा जीता। तो यही एक राज्य था सर्वप्रथम अस्पोसियाई, ये अश्व जाति से संदर्भित था। तो ये अस्पोसियाई जो है वो राज्य था, उसको इसने जीता। इसी को अश्व जाति भी बोलते हैं। तो इसने सबसे प्रथम कौन सा क्षेत्र जीता, तो यही छोटा सा एक राज्य हुआ करता था अस्पेसियाई, इसको जीता। उसके बाद में ये निशा राज्य को जीतता है। तो ये क्वेश्चंस हमेशा बनता है कि कौन सबसे प्रथम राज्य था जिसको विजित किया था सिकंदर ने। तो ये देख लीजिए ये अस्पेसियाई है, फिर निशा राज्य को इसने जीता। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ से एक और क्वेश्चंस बनता है, बहुत सारे राज्यों को तो इसने जीता ही। एक राज्य हुआ करता था जो सिंधु डेल्टा में था, ये था पाटल या पटलेन। ठीक है, ये पाटल या पटलेन राज्य हुआ करता था। इसमें जो व्यवस्था थी वहाँ पे जो मतलब उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था थी
स्पार्टा के द्वैराज्य वाला, मतलब जो उसके यहाँ स्पार्टा की जो व्यवस्था थी यूनान में, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी व्यवस्था मिलती है। तो ये पाटल या पटलेन राज्य में ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। इसकी भी इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो चलिए इसको देख लीजिए। अब एक राज्य हुआ करता था, इससे भी क्वेश्चंस बनता है। एक अश्वक राज्य हुआ करता था, ये सीमांत राज्य था नॉर्थ वेस्ट में। इसमें क्या हुआ कि सिकंदर जब आक्रमण करता है तो इसके सारे पुरुषों को मार देता है, मतलब सारे पुरुष जो भी युद्ध में आते हैं वो भी, और जो पुरुष बच जाते हैं उनको भी, सबकी हत्या कर देता है सिकंदर। उसके सेना, मतलब जो सेना के द्वारा सबको मार दिया जाता है। तो वहीं पे स्त्रियों ने शस्त्र उठाए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा था यूपीएससी में। तो स्त्रियों ने शस्त्र उठाए और वो जो है युद्ध का मतलब नेतृत्व करने लगी। तो ये जो है अश्वक राज्य था, ठीक है। ये कौन सा था? अश्वक राज्य था। तो अब चलिए हम देखते हैं आगे। अब इसने अपने युद्ध जो है यहाँ पे उसके क्रम जारी हो गए। तो इसने कौन कौन से राज्य जीते उससे संदर्भित क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये तक्षशिला में एक शासक था आम्भी। आम्भी शासक था, तो वो बहुत कमज़ोर शासक था। इसने क्या किया कि जब सिकंदर का आक्रमण वहाँ होता है तो ये कोई प्रतिरोध नहीं करता है। इसी तरीके का अभिसार का भी शासक था, तो वो भी कोई प्रतिरोध नहीं करता है। और आम्भी और अभिसार, ये दोनों अभिसार के जो शासक थे, तो तक्षशिला के शासक और अभिसार के शासकों ने क्या किया कि आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब बिना लड़े ही युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। और इसका कारण यही रहा कि जो सिकंदर था उसके पास में काफ़ी बड़ी सेना थी और अत्याधुनिक उसके पास में हथियार, मतलब सारे शस्त्र वगैरह भी थे। तो ये जो है मतलब कोई भी राज्य जीत नहीं मतलब कोई भी राज्य जो है इसको प्रतिरोध करने की स्थिति में था नहीं। एक ही राज्य जिसने सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किया, ये पूरा सभी हम पढ़ेंगे। तो ये हेमचंद्र राय चौधरी बताते हैं कि ये मतलब इसके पास ऐसी इतनी विशाल सेना ये लेके आया था, और उसमें जो है घोड़ों से संदर्भित ये ऐसा युद्ध किया करते थे कि एक बार में ये आते थे और मतलब सीधे रौंद के और निकल जाते थे। स्मिथ भी कहता है कि सिकंदर जो भारत में आया तो उसने क्या किया कि भारत में इतने तेज़ी से राज्यों को जीता। तो ये स्मिथ मतलब इसकी चर्चा करते हैं कि बहुत तेज़ी से सिकंदर आया और आंधी की तरह आया और राज्यों को जीता और चला गया। तो ये जो है विंसेंट स्मिथ भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यही अभिसार का शासक और तक्षशिला का शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रतिकार जो किया गया, प्रतिरोध जो किया गया, वो किया गया पोरस के शासक, पोरस के द्वारा, जो पुरु राज्य का शासक था, ठीक है। अब ये पुरु राज्य जो था वो झेलम और चिनाव के मध्य में बसा हुआ ये राज्य था। और ये जो था ये भी काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था। तो इसने काफ़ी इसका विरोध किया और प्रतिरोध किया, युद्ध किया इससे। लेकिन अंतोगत्वा अब चूँकि इसकी सेना उतनी ज़्यादा थी नहीं और न इसके पास अत्याधुनिक शस्त्र अस्त्र थे, तो ये जो है हार जाता है। झेलम नदी के तट पे ये युद्ध हार जाता है। और इसी मतलब युद्ध को हम हाइडेस्पिस वार या झेलम का युद्ध, झेलम का मतलब आप समझ रहे हैं, झेलम वितस्ता को बोलते हैं। तो हाइडेस्पिस वार या झेलम का युद्ध, इसी युद्ध को कहा जाता है जो पोरस से हुआ है। लेकिन जब हार जाता है तो, और सिकंदर भी बहुत महान, चूँकि इसीलिए कहा जाता है कि वो हारे हुए जो भी मतलब राज्य थे उसके शासक थे, उसको क्या किया, इसको बाद में देखेंगे कि उसको भी राज्य प्रदान करके ये जो अब जाने लगता है तो 4 प्रांतों में बांटता है और ये राज्य प्रदान करता है। तो ये पोरस को मित्र बना लेता है और उसके जो मतलब बहुत प्रशंसा करता है, ताकि मतलब उसके प्रतिरोध को इस रूप में देखता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्वाभिमानी शासक है। तो इसलिए जो है सिकंदर उसको अपना मित्र बनाता है और मतलब कुछ राज्यों को जीत के और इसे देता भी है जाते हुए। अब चलिए इसने क्या किया कि कुछ नगर इसने बसाए जिससे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो इसने बुकाफेल नामक नगर बसाए झेलम तट पे। और बुकाफेल, यही क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बुकाफेल जो नगर बसाया, तो बुकाफेल किसका प्रतीक है? तो ये घोड़ा हुआ करता था सिकंदर का, बहुत ही मतलब सिकंदर जो है इसको
इसका प्रिय घोड़ा हुआ करता था ये बुकाफेल। इसी के नाम पे इसने बुकाफेल नामक नगर बसाए जो झेलम तट पे था। उसके बाद में इसने एक निकैया नामक नगर की स्थापना की। निकैया मतलब विजयनगर क्षेत्र है ये, तो निकैया की नामक नगर बसाया। और ये नगर जो निकैया बसाया ये किसके फलस्वरूप बसाया, तो पोरस पे जब ये जीत हासिल करता है तो उसी जीत की खुशी में ये निकैया नामक नगर बसाता है। ठीक है, फिर इसने एक सिकंदरिया नामक नगर अपने नाम पे एक नगर बसाया जो काबुल और सिंध के क्षेत्र में था। तो ये 3 नगर इसने मुख्यतः ये 3 नगर यहाँ पे बसाए इसने। इससे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब ये हुआ क्या कि इसकी सेना अब 19 मंथ का वक्त हो चला था और इसकी सेना काफ़ी थक गई थी युद्ध से और सबको जो है अपने घर की भी याद सताने लगी थी। और बहुत सारे ऐसे भी मतलब सैनिक थे जो कि मारे गए थे युद्ध में। तो ब्यास नदी के तट पे ये आता है और ब्यास नदी को पार करने के बाद नंद वंश की सीमा शुरू होती है। तो नंद साम्राज्य की सीमा ब्यास नदी के पार में होती है। तो इसकी सेनाओं ने भी और इसने भी हालांकि सुन रखा था, लेकिन इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये तो विश्व विजय के ही उसमें निकला था। तो इसकी सेनाओं ने सुन रखा था कि जो धनानंद उस समय शासक होता है तो उसके पास काफ़ी विशाल सेना है और वो जो ये मतलब इनका हिम्मत भी टूट जाता है कि अगर हम उससे युद्ध करेंगे तो हमारा सर्वस्व नाश हो जाएगा। तो ये जो है ऐसा भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। फिर भी इसी से ब्यास नदी के तट पे ही बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीच देता है सिकंदर अपने सेना के बीच में। फिर भी सेना ने इनकार कर दिया, ब्यास नदी को पार करने मतलब पार नहीं कर पाई। और यही कारण है कि नंद वंश से युद्ध नहीं हो पाया। नहीं तो उस समय एंशिएंट हिस्ट्री में चंद्रगुप्त के पहले ही ये बहुत दशा और दिशा तय हो जाती भारत की। या तो समुद्र मतलब सिकंदर हारता, अगर जीत जाता तो समझ ही रहे हैं कि उस समय क्या स्थितियां होती, मतलब उसी समय से भारतीय इतिहास की धारा परिवर्तित हो जाती। तो ये हुआ क्या कि इसकी सेना ने इनकार कर दिया। तो फिर क्या होता है कि अंतोगत्वा सिकंदर भी इस पर सहमति व्यक्त करता है और ये जो है लौटने लगता है। तो इसने क्या किए कि लौटने के लिए 3 मार्ग बनाए इसने, एक स्थल मार्ग का, एक जल मार्ग से और एक अपनी सेना लेके ये निकला। तो जो जल मार्ग की सेना थी वो नियाक्सन के ये नियार्कस जो है उसके नेतृत्व में इसने भेजे। 3 भाग में सेना को बांटा। जल मार्ग का नेतृत्व दिया नियार्कस और यह नियार्कस जो था ये जल सेनापति था। ठीक है, जल सेनापति नियार्कस था। और स्थल मार्ग का नेतृत्व किया क्रेटेरस ने। क्रेटेरस ने किसका नेतृत्व किया? स्थल मार्ग का। ये क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो है खुद अपना मतलब अपना जो है अपनी सेना लेके और ये अपने मतलब निकला। तो ये जो है मुख्यतः 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जल मार्ग से किसके नेतृत्व में गई और स्थल मार्ग से किसके नेतृत्व में गया। ठीक है, अब चलिए, होता क्या है कि इसमें जो अंतिम विजय जो इसकी मानी जाती है कि अंतिम विजय किसकी हुई, तो यही विजय पाटल राज्य की हुई है। मतलब सिकंदर के द्वारा अंतिम विजय जो है पाटल राज्य की हुई है। ठीक है, लेकिन जब सिकंदर मतलब अपनी सेना के साथ बढ़ रहा था तो छोटे छोटे जो राज्य थे वहाँ पे उसको जीतते हुए ये लौटा। तो जीतते हुए लौटा जिसमें कि सिबोई, मालव, अगरसेनी, क्षुद्रक, अम्बस्ट, कठ, ये सारे छोटे छोटे राज्य थे, इसको इसने कुचल दिया। और यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चंस बनता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध किया गया एक गणसंघ हुआ करता था वहाँ पे, मालव और क्षुद्रक। तो यहाँ पे इन लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किया, प्रबल प्रतिरोध किया सिकंदर का। और ये देखिए आप कि सिकंदर इस युद्ध में घायल हुआ जब सिकंदर, तो सिकंदर ने क्या किया कि ये आदेश दिए कि इसके जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। तो मालव राज्य बहुत ज़्यादा मतलब प्रतिरोध किया और मालव के युद्ध में ही ये घायल हुआ था। तो मालव में जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया है। तो ये जो है ये भी क्वेश्चंस बनता है कि मतलब एक तो मालव था, एक हमने पहले जो पढ़ा था वो अश्वक राज्य
के बारे में पढ़ा था। तो मालव में भी ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जो है ये गणसंघ हुआ करते थे। जो हमने पढ़ा कि बुद्धकालीन जो 10 हमने गणसंघ पढ़े थे, तो उसी समय ये भी नॉर्थ वेस्ट में गणसंघ हुआ करते थे, ठीक है। इनकी अपनी व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने काफ़ी प्रतिरोध किया। अब चलिए दोस्तों, हुआ क्या कि अशोक मतलब सिकंदर जो है वो 325 में लौट जाता है, 19 महीना लगभग यहाँ पे रहा, उसके बाद में ये लौट जाता है। और यही सिकंदर 323 बीसी में आपको ये दिखेगा कि 323 बीसी में बेबीलोनिया में मतलब बेबीलोन में ये जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए, अब हुआ क्या कि ये जब लौटने लगा तो इसने जो अपने विजित जो क्षेत्र किए थे उसको 4 प्रांतों में इसने बांटा। और जो हमने बताया कि जिससे भी युद्ध ये किया था या जिन्होंने भी समर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था, उसको क्या किया था इसने कि उस चारों प्रांतों को उनमें डिवाइड कर दिया। तो इसमें देखिए आप कि प्रथम प्रांत जो था उसको वो जो था सिंधु और उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु के था। तो इसका जो छत्रप बनाया वो फिलिप को बनाया। तो ये छत्रप की जो संकल्पना है वो यूनान में ही है। तो वो जो है फिलिप को यहाँ का छत्रप बनाया सिंधु के उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र में, जो इसको प्रथम प्रांत बनाया। दूसरा जो प्रांत बनाया वो सिंधु और झेलम का क्षेत्र जो है उसको बनाया, और यहाँ का शासक बनाया आम्भी को। आम्भी समझ रहे हैं, जो तक्षशिला का शासक था जिसने कि आत्मसमर्पण कर दिया था, तो वहाँ का शासक आम्भी को बनाया। और तीसरा इसने जो झेलम और ब्यास के बीच का जो क्षेत्र था वहाँ का शासक बनाया इसने पोरस को, जो पुरु राज्य का था जिसने काफ़ी प्रतिरोध किया था, उसको बनाया। और उसके बाद चौथा जो प्रांत था वो सिंधु का निचला भाग था, यहाँ का शासक इसने बनाया पिथुन को। तो यहाँ का छत्रप जो है पिथुन बना। तो ये 4 प्रांतों में बांटा गया। 4 के प्रांत के जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं कि प्रथम प्रांत का जो मतलब छत्रप था वो कौन था, द्वितीय का कौन था, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन जाएंगे। अब चलिए, अब यूनानी आक्रमण के जो हमारे प्रभाव भारत पे पड़े तो वो क्या क्या पड़े ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव यही पड़ा कि यूनानी और भारतीय उससे मतलब कला से एक कला का भी विकास हुआ, ये गंधार कला, ठीक है। गंधार कला का विकास होता है, ठीक है। इसमें आगे चल के हम देखते हैं बुद्ध की मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई। तो ये गंधार कला का विकास जो है इन दोनों के मतलब सांस्कृतिक प्रभाव से पड़ा। उसके बाद में आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले भारतीय इतिहास में तिथि वाइज कोई मतलब इतिहास रचना नहीं थी, क्रम वाइज इतिहास रचना नहीं थी। इनके पास चूँकि तिथियों का ज्ञान था, तो इनके जो मतलब जो भी साथ में आए थे, जैसे एरिस्टाबोलुस आए, एनिसाक्रिटिस आए, नियाक्सन आए, ठीक है। इसका जो मतलब सेनापति हुआ करता था, सेनापति वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। जल सेनापति तो आपने देखा है नियार्कस था, और स्थल सेनापति केटेरस था। लेकिन इसका जो है मतलब जो मुख्य सेनापति हुआ करता था वो कौन था, ये सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। और उसी तरह बिंदुसार आप देखेंगे तो नंद वंश का जो सेनापति था धनानंद का, वो भद्रसाल था। तो ये चीज़ें हम आएंगे जब तो वो पढ़ेंगे, लेकिन इसका सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। तो ये होता क्या है कि मतलब भारतीय इतिहास का मतलब क्रमागत इतिहास लेखन शुरू हो गया। मतलब ऐतिहासिकता जो है ये जो है तिथि क्रम में इसकी इतिहास लेखन शुरू हो गया। तो क्रमागत इतिहास लेखन यहीं से प्रारंभ होता है यूनानी के आक्रमण के बाद में, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो इतिहास लिखा करते थे उसमें तिथियों की चर्चा वो किया करते थे, ठीक है। तो इसी से हम बहुत सारे सोर्स जो है जो उस समय पुरातात्विक सोर्स या साहित्यिक मिले हुए हैं, उसको जो क्रमागत रूप से हम इतिहास को लिखने में यूज कर पाए। चलिए, अब देखिए, अब अशोक के स्तंभ शीर्ष में जो पशु आकृति आप देखते हैं, ठीक है, जो बैल की आकृति या सिंह की आकृति, जो भी आकृतियाँ दिखती हैं, ये चीज़ें हैं यूनान में, मतलब यूनान में ये प्रयोग की जाती थी, ठीक है। तो स्तंभ शीर्ष में क्या है कि पशु आकृति जो बनाई गई है अशोक के, वो यूनानी ही प्रभाव है,
तो ये भी एक प्रभाव हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ये डाल दिया करते हैं और इसकी उपयोगिता आपको मेंस के स्तर पे भी हो जाती है। उसके बाद में देखिए इससे क्या हुआ कि व्यापारिक संपर्क बढ़ा, मतलब यूनान से भी और ईरान से भी, तो व्यापारिक संपर्क बढ़ा और वहाँ पे जो सिक्के ढाले जाते थे वो उलुक मॉडल पे आधारित वहाँ के सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। उलुक मॉडल पे आधारित उसके सिक्के हुआ करते थे यूनान में। तो नॉर्थ वेस्ट में भी ऐसे ही सिक्के ढाले जाने लगे पहले, बाद में और भी क्षेत्रों में ये फैला। तो उलुक मॉडल पे सिक्के ढाले जाने लगे यहाँ भारत में भी। अब उसके छत्तप यहाँ पे थे, तो ये जो है उनके क्षेत्रों में उलुक मॉडल पे भी सिक्के ढाले जाने लगे। तो दोस्तों आज की ये क्लास हमारी जो रही वो विदेशी आक्रमण से संदर्भित रही और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एक भी क्वेश्चंस इस क्षेत्र से आपके छूट नहीं पाएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप देख भी लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते रहे हैं या आते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस इस क्लास से आपके बन जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।